Hello students, in this short video I am going to discuss with you the strategy for production engineering, how to prepare basically production engineering for GATE and IES. So how to prepare production especially for GATE, क्योंकि इसमें GATE में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे यहाँ पे चीजें हम, और मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर स्वदेश कुमार सिंह। एंड जो मेरा जो ग्रेजुएशन है बीटेक वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। मैं 93 से 97 बैच का गोल्ड मेडलिस्ट हूं वहां से। आई वाज हैविंग रैंक 1 इन द यूनिवर्सिटी, सो आई एम ए गोल्ड मेडल फ्रॉम EMU. Then I did MTech from IIT Delhi, और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग सर्विस में जॉब किया फॉर अप्रोक्सीमेटली फॉर एन ईयर। मैंने IAS क्वालिफाई किया था, और मैंने 98 में मैंने सिविल सर्विसेज भी दिया था, और उसमें मैंने मेंस भी क्रैक किया था, इंटरव्यू दिया था मैंने, और आई गॉट द हाईएस्ट एवर मार्क्स इन मैकेनिकल। और मैंने कुछ रीजन से मैंने यूपीएससी छोड़ा और मैं टीचिंग लाइन में आया, मेरे पर्सनल रीजंस हैं कुछ। और IES रिजाइन करने के बाद मैंने दोबारा से PhD किया अगेन फ्रॉम IIT दिल्ली, एंड माय PhD इज इन द मेटल फॉर्मिंग। जो मेरी PhD है वो है मेटल फॉर्मिंग में, ओके ना। और मैं टू बी मोर स्पेसिफिक, मैं 2001 से इस कोचिंग सेटअप में पढ़ा रहा हूं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं कि आई एम ए प्रोडक्शन मैन। वो तो भगवान की इच्छा है कि समहाउ मेरे फंडामेंटल्स डेवलप हुए। मैं आपको एक फंडा बताना चाहता हूं किसी चीज को सीखने का। जो अगर टीचर ठीक से पढ़ा रहा है, अगर उसको आप रेस्पेक्ट देंगे, तो जो भी फंडामेंटल है डायरेक्टली आपके हाथ में जाएगा। और प्रोडक्शन हमेशा फंडामेंटल बेस्ड होता है। अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है, जब भी आप किसी भी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है प्रोडक्शन में, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन में हमेशा फंडे पर ध्यान दो आप, ठीक है। तो आज मैं इस शॉर्ट वीडियो में क्या दिखाना चाहता हूं आपको, मैं ये गेट और IES की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। गेट और IES की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए। अगर हम प्रोडक्शन को देखेंगे, अगर प्रोडक्शन सब्जेक्ट को देखेंगे हम, तो देखिए इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। मटेरियल साइंस, देन वी कॉल इट कटिंग। देखिए कटिंग में क्या आता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, और टेक्निकली स्पीकिंग मशीनिंग। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, और आजकल एक काफी चीजें पॉपुलर हो गई हैं कोचिंग में, मशीन टूल। पर मशीन टूल सिलेबस में नहीं है। तो जब भी हम मशीन टूल की बात करते हैं तो उसमें क्या डिस्कस करते हैं, ड्रिलिंग एस्पेक्ट, मिलिंग, कन्वेंशनल मशीनिंग एक्सेट्रा। तो ये कहते हैं हम मशीन टूल। पर मशीन टूल के सवाल कभी नहीं आते एग्जाम में। क्या कैसे सवाल आते हैं, मशीनिंग टाइम कैलकुलेशन और कुछ थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैकेनिक्स ऑफ मेटल मशीनिंग, ठीक है ना। देन मेटल फॉर्मिंग, देन मेट्रोलॉजी, ऑटोमेशन,
then casting and welding, casting and then finally welding. ठीक है, सो 8 पार्ट है एक्चुअली देखा जाए प्रोडक्शन के सिलेबस के, और रफली जो मैं पढ़ाता हूं, अगर पूरे सिलेबस को पढ़ाता हूं, सो कम्स आउट टू बी 140 to 150 आवर्स ऑफ क्लासरूम टीचिंग। ये क्लास में इतना लग जाता है। जब मैंने 2001 में अपनी टीचिंग शुरू की थी, तब ये 100 घंटे पढ़ाता था मैं, 100 घंटे में, और सबसे बड़ा सिलेबस था। पर आफ्टर 2006 क्या हुआ कि हमारे जो कोचिंग में जो स्टूडेंट आते हैं जनरली प्राइवेट कॉलेज से आते हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए एक एक चीजों को कम से कम 2-3 बार बनाना पड़ता है, और थोड़े इजी क्वेश्चन 3-4 बार बताने पड़ते हैं, तो इसलिए 40 आवर्स ज्यादा लगता है बैच का। 2007 के बाद टेक्निकली स्पीकिंग अप टू 2007 100 घंटे पूरा हो जाता था एक्चुअली, ठीक है ना। तो इस पे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हमें किस टॉपिक को कितना फोकस रखना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये आओ, ये मटेरियल साइंस पे देखो। मटेरियल साइंस एक बहुत फंडामेंटल सब्जेक्ट है, और पूरे मटेरियल साइंस को हमें थॉरली आना चाहिए। पता है क्यों? क्यों गेट के बाद और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बाद अगर किसी इंटरव्यू में जाओगे तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको मटेरियल साइंस से पूछते हैं, ठीक है ना। पर अगर आपको सिर्फ रिटन क्रैक करना है, अगर आपको सिर्फ रिटन क्रैक करना है, तो मटेरियल साइंस तो बहुत इजी है। देखो अगर गेट की बात करें हम, ऐसे में अगर हम सिर्फ गेट की बात करें तो मटेरियल साइंस के लिए जनरली क्रिस्टलोग्राफी जैसे कितने टाइप के ब्रीवियस लैटिसेस होते हैं, ठीक है ना, और बहुत बहुत बेसिक चीजें। स्लिप सिस्टम क्या होता है, क्रिस्टल डायरेक्शन, क्रिस्टल प्लेन, बेसिक्स, और आयरन कार्बन डायग्राम और टीटीटी डायग्राम। टीटीटी डायग्राम मतलब हीट ट्रीटमेंट भी इसके अंदर आएगा, हीट ट्रीटमेंट भी इसके अंदर आएगा, ठीक है ना। तो गेट के लिए इतना काफी है। मतलब देखा जाए तो सिर्फ एक सवाल आता है गेट में इसका, मटेरियल साइंस का, क्या सारा प्रोडक्शन देखेंगे, सो अप्रोक्सीमेटली 18 मार्क्स का प्रोडक्शन आता है आउट ऑफ 100 इन गेट, और उसमें मटेरियल साइंस का एक क्वेश्चन होता है जनरली, ओके ना, और इससे काम बन जाता है, ठीक है ना। पर एक चीज देखना, ध्यान देना मत भूलना इसमें, मटेरियल साइंस में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को थॉरली सीख लेना। हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में भी देखते हैं, पर यहां अप्रोच थोड़ी डिफरेंट होती है। यहां पे स्पेशली जो प्लास्टिक रीजन में जो हो रहा है, प्लास्टिक रीजन में जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, हॉलोमैन इक्वेशन है ना, सिग्मा एफ इक्वल्स टू के एप्सिलॉन इज टू पावर एन, इसमें क्या हो रहा है, तो मैं रेगुलर क्लासेस में मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करता हूं। इसको थॉरली अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हुए गेट में, ठीक है ना। तो ये तो आपका मामला था गेट का, इतने से काम बन जाएगा गेट में, ठीक है ना। पर अगर आप आईएएस की बात देखें, इसके अलावा कुछ एडिशनल चीजें भी पढ़नी पड़ेंगी आपको। आपको इसके अलावा एडिशनल चीजें क्या देखनी चाहिए, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन फेस डायग्राम का, और ग्रेन कैसे बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कूलिंग कर्व्स, ठीक है ना। देन आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा कंपोजिट, क्यों आजकल कंपोजिट से काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। कंपोजिट होता क्या है, देन पॉलीमर्स, जनरली हमने काफी देखा है कि हर जगह पढ़ाते हैं पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग 5 मिनट में कहकर खत्म कर देते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। पॉलीमर चेन कैसे बनी, और जैसे कोपॉलीमराइजेशन क्या होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है,
और कुछ कुछ एग्जाम्पल से पढ़ना पड़ेगा हमें। सिरेमिक्स, जैसे ग्लास के बारे में अच्छा डिस्कशन होना चाहिए। टेक्निकली स्पीकिंग, सिरेमिक आई टीच अप्रॉक्सीमेटली 1.5 hours to 2 hours, अप्रॉक्सीमेटली 2 hours सर जस्ट सिरेमिक। अनलेस एंटिल नहीं पढ़ेंगे हम, सवाल नहीं बनेंगे हमसे, ठीक है ना। एंड देन वी हैव टू हैव डिस्कशन ऑन डिसलोकेशन थ्योरी। डिसलोकेशन थ्योरी, मैं डिसलोकेशन थ्योरी बहुत शॉर्ट में पढ़ाता हूं, फिर भी मेरे को अराउंड 6 घंटे लगता है ऐसे डिसलोकेशन थ्योरी पढ़ाने में, पर ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ना ये चीजें देखनी पड़ेंगी। और देखिए इसके लिए बुक कौन सी है, क्यों भाई देखो ये मैं रिकॉर्ड में जा रहा है, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे किसी बुक को, पर आप वो बुक पढ़िए जिसमें सबको सही हो। प्रोडक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इंडियन मार्केट में इतनी सारी बुक है प्रोडक्शन की, 80% में गलती है। हमारे जो गुरु हैं जो आईआईटी दिल्ली के, अराउंड 7 साल मैंने आईआईटी दिल्ली में गुजारा है, तो मैं गुरु से अभी भी डिस्कशन करते हैं, बिकॉज मैं अपने गुरु को बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, ठीक है, इसलिए मेरे को फंडामेंटल्स आते हैं। वो लोग खुद बोलते हैं कि जो सच में सच बुक ये काफी पॉपुलर बुक है, पर इसमें बहुत मिस्टेक है। मैं इनफैक्ट आई कैन पॉइंट इट आउट द मिस्टेक्स। तो जो मैं आपको बुक्स बता रहा हूं, उन्हीं बुक्स को फॉलो करने की कोशिश करें। अदरवाइज मेरी बुक है, बीडीसी पब्लिश करता है उसे। तो बुक्स जो इसकी मटेरियल साइंस की बुक है, एक है विलियम डी कैलिस्टर, ये थोड़ी सी मोटी बुक है, पर आपको कहना कि नहीं मेरे को तो छोटी बुक चाहिए और उसमें सब कुछ आ जाना चाहिए, तो उसके लिए आप फॉलो करें राघवन। प्रोफेसर राघवन आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर थे और उन्होंने बुक लिखी है, काफी अच्छी बुक है, वेरी ब्यूटीफुल बुक। अगर छोटे छोटे फंडामेंटल डेवलप करने हैं, इट इज द बेस्ट बुक यू कैन हैव। तो ये आपका था मामला मटेरियल साइंस का, ठीक है ना। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं तैयारी कैसे करनी होती है, ठीक है ना, प्रोडक्शन की। क्यों प्रोडक्शन में बहुत कंफ्यूजन है भाई, बहुत कंफ्यूजन है। और क्या सिलेबस होना चाहिए ये भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि सिलेबस क्या होना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए। इसलिए आपको कम से कम मालूम तो पड़े क्या पढ़ना है। दूसरा है मेट्रोलॉजी। ये मेट्रोलॉजी में फंडामेंटल सब्जेक्ट है, ठीक है ना। और गेट और आईएएस का दोनों का सिलेबस सेम है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखो इसमें क्या क्या, इसके लिए बुक कौन सी होनी चाहिए। मेट्रोलॉजी में बहुत गलतियां बुक्स में जो इंडियन मार्केट्स में है, तो इसके लिए बुक फॉलो कर सकते हैं, बुक बाय प्रोफेसर आईसी गुप्ता। ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें जनरली मिस्टेक्स नहीं है। तो इसमें देखिए मेट्रोलॉजी में आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्यों बिना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। क्योंकि हमें टॉलरेंस क्यों देनी चाहिए, हम एग्जैक्ट क्यों नहीं बना सकते, बिकॉज इट्स अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समझना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समझना। देन लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंसेस, लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंसेस सब जानते हैं, सब लोग करते ही भी ऐसे। गेज डिजाइन, गेज डिजाइन जनरली हर जगह क्या होता है, यहां पे जाके मेट्रोलॉजी खत्म कर देते हैं लोग, पर आप सिलेबस उठा के देख लो, चाहे गेट का चाहे आईएएस का, उसमें और भी एडिशनल चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपैरेटर और अलाइनमेंट टेस्ट, अलाइनमेंट टेस्ट, स्क्रू थ्रेड इंस्पेक्शन, स्क्रू थ्रेड इंस्पेक्शन। लोग कहते हैं भैया सवाल नहीं आते, सवाल कैसे नहीं आते, गेट में देखो 2008 में कितना ब्यूटीफुल सवाल था, उसके बाद भी अलाइनमेंट टेस्ट के सवाल आए हैं, और ईएस में तो आते ही रहते हैं सवाल अलाइनमेंट टेस्ट के। कुछ लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं, जब अलाइनमेंट टेस्ट का सवाल आता है ना एग्जाम में, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं अरे ये तो मशीन टूल का सवाल है। वो मशीन टूल का नहीं होता, वो अलाइनमेंट टेस्ट का होता है।
ठीक है ना? तो ये बहुत जरूरी चीज है पढ़ना इसे। देन सरफेस फिनिश वी हैव टू, बिकॉज, और इसमें ना स्पेशली सीएलए का जो मेजरमेंट है वो थॉरली, देयर आर एटलीस्ट 10 और 12 डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हाउ टू कैलकुलेट सीएलए। क्यों? प्रॉब्लम थोड़ी चेंज हो जाएगी ना, आप हैंडल नहीं कर पाएंगे अगर आप इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो सीएलए का मेजरमेंट कैसे होता है, इसकी इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए होती है। तो आपको इतना सब कुछ करना है। ऑफ कोर्स ना कुछ चीजें एडिशनल है, जैसे स्लिप गेजेस हैं, स्लिप गेजेस, टॉलरेंसिंग है, टॉलरेंसिंग बहुत जरूरी है, ये तुक्के वाली बात नहीं है, पढ़ना पड़ेगा आपको। ये एंगल ब्लॉक्स है, साइन बार है। तो ये रहा आपका मेट्रोलॉजी। और गेट और आईएएस का दोनों का सिलेबस सेम है। टीएस में कोई डिफरेंस नहीं है, गेट और आईएएस में कोई डिफरेंस नहीं है एक्चुअली इसमें, ठीक है। नाउ कम्स, मैं छोटे से लेक्चर में आपको बताना चाहता हूं समरी। नाउ कटिंग, दैट इंक्लूड्स मशीन पार्ट। जो हमने पहले लिखा था वो 2 पॉइंट्स में लिखा था, उसे हम 1 पॉइंट के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा टूल सिग्नेचर। अब देखो ऐसा है, 6 एंगल होते हैं और एक नोज रेडियस होती है। इसे रटने से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ समझना पड़ेगा कि एंगल्स क्या होते हैं, इनका इफेक्ट क्या है। क्योंकि ईएसडी का बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन आते हैं, कुछ हमारी डेफिनेशन थोड़ी ट्विस्ट करके दे दी। अब बताओ क्या है। ये आंसर तभी हैंडल हो सकते हैं जब हम एक्चुअली समझेंगे कि एंगल कैसे डिफाइन होता है, प्लेन्स कौन कौन से होते हैं और उसका फंक्शन क्या होता है। स्पेशली एंड रिलीफ एंड साइड रिलीफ में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। इवन टीचर्स आई हैव सीन सम टाइम। देन मर्चेंट्स एनालिसिस, इसमें हमें प्रूफ करने पड़ेंगे सारे। अगर प्रूफ नहीं करेंगे तो पता क्या होगा, अगर थोड़ा सा चेंज हो गया सवाल में ना तो हैंडल नहीं कर पाएंगे आप। प्रूफ इज इंपॉर्टेंट। जो भी आप फॉर्मूला देख रहे हैं सबके प्रूफ इंपॉर्टेंट है। देन टूल लाइफ, और उसके बाद इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग। इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग, अब देखो जो इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग के 3 केस होते हैं। मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट। और हर स्टूडेंट को ये प्रूफ आनी चाहिए कि ऑप्टिमम वेलोसिटी एंड ऑप्टिमम टू लेफ्ट कैसे निकलती है। प्रूफ आना बहुत जरूरी है फॉर फंडामेंटल क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए। प्रूफ आना बहुत जरूरी है इकोनॉमिक्स ऑफ मशीन का, अदरवाइज सब हवाबाजी हो जाएगी। इसमें अगर 2-3 घंटे लगता है, पर प्रूफ आना बहुत जरूरी है, बिना उसके नहीं करना चाहिए। डिफरेंट टूल मटेरियल्स क्या हैं? अराउंड 10 मटेरियल होते हैं ना। अगर समझेंगे से तो बहुत रटने की जरूरत नहीं है, इसको सब आपके हाथ से आएंगी चीजें। 10 मटेरियल होते हैं। देन गो फॉर ड्रिलिंग। और भाई देखो, जो ड्रिलिंग हो गई, छठवां मिलिंग हो गई, इसमें ये मशीन क्या होती है, वो मशीन क्या होती है, तो बेसिक हो गया। जो क्वेश्चन आते हैं वो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल रिमूवल से आते हैं। अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग, मतलब इसकी मैकेनिक्स क्या है, अनकट चिप थिकनेस की मैकेनिक्स क्या है। अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रिलिंग मशीन रट ली, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन रट ली, उससे फायदा क्या होगा। क्वेश्चन आता है फंडामेंटल से। जनरली आजकल ट्रेंड हो गया है, because I have seen, because since last 20 years I'm in this business, लोग पता है क्या करते हैं, ड्रिलिंग मिलिंग में डिफरेंट टाइप की मशीन को 3-4 घंटे डिस्कस करते रहते हैं और डिक्लेयर कर देते हैं हमारा सिलेबस हो गया। इनफैक्ट सिलेबस हुआ ही नहीं। मैकेनिक्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन अनकन्वेंशनल मशीनिंग। अनकन्वेंशनल मशीनिंग में एक्चुअली आपको प्रिंसिपल समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक ईसीएम, ईडीएम, यूएसएम, एब्रेसिव जेट मशीनिंग, इलेक्ट्रिक बीम मशीनिंग, लेजर बीम मशीनिंग, ये मैकेनिक्स और मटेरियल रिमूवल क्या आता है। ऐसा नहीं सवाल रटो, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल रिमूवल क्या होता है, वो फंडा पूरे दिमाग में जाना चाहिए। करेक्ट।
ग्राइंडिंग, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, हम लेट अस से 20% हम मशीन के बारे में बात कर रहे हैं, 80% हम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। देन शेपिंग एंड एक्सेट्रा। पर शेपिंग जनरली है ना, ये शेपिंग के बारे में जो डिस्कशन है, इनफैक्ट ये टूल सिग्नेचर का डिस्कशन है कि टूल अंदर है तो क्या होगा, टूल बाहर है तो क्या होगा, ठीक है ना। तो इसमें नया टॉपिक नहीं है शेपिंग वगैरह जो है। देन आप देखो जिक्सन फिक्सर, जिक्सन फिक्सर क्यों यूज करते हैं? बहुत फंडामेंटल डाउट होता है लोगों के पास, तो ये यूज क्या होता है जिग का? बिना जिग के भी काम हो सकता है, तो ये चीज समझनी पड़ेगी जिक्सन फिक्सर क्या होता है और कैसे यूज होता है। देन पाउडर मेटलर्जी, पाउडर मेटलर्जी के बारे में, इसके डिफरेंट स्टेजेस क्या होती हैं, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान लिमिटेशंस क्या हैं, ठीक है ना, और किस प्रोडक्ट के लिए हम पाउडर मेटलर्जी की को चूज करेंगे। तो ये सारी चीजें ये मशीनिंग में आएंगी और ये सब पढ़ना पड़ेगा। और सब ये इनफैक्ट अगर देखा जाए ना, एक्सेप्ट मटेरियल साइंस, गेट और आईएएस में प्रोडक्शन का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट सेम है। देन नेक्स्ट इज कास्टिंग। कास्टिंग एंड वेल्डिंग का सिलेबस बहुत छोटा है। कास्टिंग और वेल्डिंग इन दोनों का सिलेबस बहुत छोटा है। देखो जो वेल्डिंग में जो क्वेश्चंस आते हैं ये ट्रांसफार्मर कैलकुलेशन से आते हैं। ट्रांसफार्मर कैलकुलेशन, उस पर ज्यादा फोकस करो कि कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, जनरली क्वेश्चन उससे आता है। या फिर क्वेश्चन आता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग से। रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो है, whether it's a spot welding, seam welding और प्रोजेक्शन वेल्डिंग और फ्लैश बट वेल्डिंग, उनके कैलकुलेशन का कंसेप्ट एक सेम है, कैसे होती है। और रियरली क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन से। तो यानी वेल्डिंग का सिलेबस बहुत कम है। अगर आप देखना चाहें ना, अगर सिर्फ वेल्डिंग देखेंगे 3 दिन में वेल्डिंग तैयार कर सकते हैं आप। और इसकी बुक कौन सी है? वन बुक इज रिटन बाय माय टीचर प्रोफेसर आर.एस. परमार। आप ये एक ही वॉल्यूम 1, नॉट वॉल्यूम 2, आप एक बुक रखिए, उससे सफिशिएंट है, ठीक है ना। और जो मशीनिंग के लिए मैंने बुक नहीं बताई पहले, जो मशीनिंग के लिए ना, आप घोष एंड मलिक देख सकते हैं, घोष एंड मलिक देख सकते हैं, और आपको भट्टाचार्य भी देख सकते हैं, और भट्टाचार्य भी देख सकते हैं। मैं एक्चुअली कुछ बुक्स के नाम पर्पसफुली नहीं बता रहा क्योंकि उसमें मिस्टेक्स हैं। मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज़ इट इज रिकॉर्डिंग एंड इट विल बी ऑनलाइन ऑन द YouTube, दैट्स द रीजन। कास्टिंग भी बहुत इजी है। कास्टिंग में जनरली टाइप्स ऑफ सॉलिडिफिकेशन, ओके ना। हमें लाइक स्किन फॉर्मिंग क्या होता है, चिल्स की जरूरत क्यों पड़ी, पैडिंग क्यों लिया, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसी चीजें पढ़नी पड़ेंगी आपको, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ मोल्ड्स एंड पैटर्न्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंसेस ओवर द पैटर्न्स, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, अलाउंसेस ओवर द पैटर्न्स। जो सवाल गेट में आते हैं, आपको गेटिंग डिजाइन क्या करना पड़ेगा, गेटिंग एंड स्क्रू डिजाइन। जनरली हमारा गेट का क्वेश्चन इससे आता है, और टेक्निकली स्पीकिंग 4 घंटे में हो जाता है। गेटिंग एंड स्क्रू डिजाइन 4 घंटे में हो जाता है। एक बात ध्यान रखिए भाई, अननेसेसरी किसी सब्जेक्ट में ज्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए, उतना ही कीजिए जितनी जरूरत हो, ठीक है। अननेसेसरी ज्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए किसी सब्जेक्ट में। आजकल ट्रेंड हो गया है कि एक सब्जेक्ट में, छोटे सब्जेक्ट को करीब 20-25 घंटे पढ़ाया जा रहा है और पढ़ रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अगर पीएचडी करनी है तो दूसरी बात है, अगर एग्जाम क्रैक करना हो अप्रोच दूसरी होनी चाहिए। और इसके लिए देखो आप घोषण मलिक भी देख सकते हैं कास्टिंग के लिए।
पर जो बेस्ट बुक है वो है रोसेंथॉल। वो है रोसेंथॉल की बहुत बेस्ट बुक होती है। अदरवाइज कास्टिंग वेल्डिंग तो बहुत इजी चीज है, ठीक है ना, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें। देन नेक्स्ट इज फॉर्मिंग। ये फॉर्मिंग इज नॉट एन इजी थिंग। वंस अगेन, फॉर्मिंग इज नॉट एन इजी थिंग, और इसके लिए कोई इंडियन ऑथर बुक फॉलो मत कीजिए। मैंने जो बुक लिखी है उसमें फॉर्मिंग का चैप्टर उतना सफिशिएंट है। ये फॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अनफॉर्चुनेटली दिस फॉर्मिंग इज नॉट टॉट एनीवेयर प्रॉपर्ली। इसमें आपको प्रोसेसेस का इंट्रोडक्शन लाइक वायर ड्राइंग, लाइक ड्राइंग, एक्सट्रूजन, रोलिंग, फोर्जिंग, शीट मेटल फॉर्मिंग सब इंट्रोड्यूस किया जाता है। बट गेट में क्वेश्चन कहां से आते हैं? एनालिसिस से। हमें स्लैब एनालिसिस पढ़नी पड़ेगी, हमें स्लैब एनालिसिस पढ़नी पड़ेगी। आजकल कभी कभी ऐसा हो गया भैया कुछ मिक्सिंग हो रही है हर जगह। 4 मेथड होते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला, लोअर बाउंड थ्योरम, अपर बाउंड थ्योरम, स्लिप लाइन फील्ड थ्योरी एंड स्लैब एनालिसिस। 5 स्लैब एनालिसिस आपके कोर्स में है, और उसके क्वेश्चन भी आते हैं। देखो गेट में देखो 2 साल में कितना अच्छा क्वेश्चन था फोर्जिंग का। अगर स्लैब एनालिसिस नहीं पढ़ी तो क्वेश्चन नहीं होगा। वो आपको प्रूफ्स में जाना पड़ेगा स्लैब एनालिसिस के, अब गेट के लिए भी, अदरवाइज आपको अच्छा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो आपको जो फॉर्मिंग में जो प्रोसेसेस हैं उसके साथ आपको एनालिसिस में जाना पड़ेगा। स्लैब एनालिसिस ऑफ वायर ड्राइंग, स्लैब एनालिसिस फॉर एक्सट्रूजन, स्लैब एनालिसिस ऑफ फोर्जिंग, रोलिंग और शीट मेटल फॉर्मिंग के लिए एनालिसिस बहुत इजी है। तो आपको हाई एनर्जी रेट ऑफ फॉर्मिंग ये सब पढ़ना पड़ेगा। ये फॉर्मिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू मटेरियल साइंस। जनरली आप मटेरियल साइंस पहले पढ़ें कि हमारे फ्लो कर्व इक्वेशन कैसे चलना है, उसके बाद में फॉर्मिंग में आए, अदरवाइज फॉर्मिंग समझ में नहीं आएगा। अगर फ्लो कर्व का फंडा क्लियर नहीं है मटेरियल साइंस से, तो फॉर्मिंग आपको आ ही नहीं सकता। और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। जनरली आई टेक अराउंड 24 आवर्स जस्ट टू हैंडल दिस फॉर्मिंग, पर मुझे लगता है ये भी कम है क्यों एनालिसिस में थोड़ा और स्लो जाना चाहता हूं मैं। क्यों प्राइवेट कॉलेज में कोई पढ़ाता तो है नहीं एनालिसिस वगैरह। सब लोग क्या करते हैं, एक्सट्रूजन ये हो गया और रॉड ड्राइव हो गया, खत्म, थोड़ी बहुत थ्योरी बता दी, थोड़ा बहुत फॉर्मूला रटा दिया, बस छुट्टी। ऐसा नहीं होता, एनालिसिस में जाना पड़ेगा। हर प्राइवेट कॉलेज में ये हाल हो गया है। आईआईटी का डिफरेंट है, आईआईटीज एनआईटीज का डिफरेंट होता है, वहां पे एनालिसिस कराते हैं लोग, पर गेट में आता है, ईएस में भी आता है। देखो कितने अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, एनालिसिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में देखो, अगर ईएस की बात करें तो उसमें तो आपको फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हो गया, पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें एमआरपी 1 एमआरपी सब कुछ आ जाता है, एग्रीगेट प्लानिंग वगैरह सब आ जाता है। पर इसके क्वेश्चन गेट में बहुत रेयरली आते हैं। जो सिलेबस गेट और आईईएस दोनों में है वो है एनसी, सीएनसी, डीएनसी। इसमें स्पेसिफिकली पढ़ना है आपको प्रोग्रामिंग कैसे की जाएगी। एनसी में जो टेप है हमारा, उसको पंचिंग कैसे होती है, और जी और एम कोड के थ्रू प्रोग्रामिंग कैसे होती है, और एफ प्रोग्रामिंग कैसे होती है। इसके क्वेश्चन गेट में भी आते हैं और ईएस में भी आते हैं, तो समझना पड़ेगा। नंबर ऑफ एक्सिस, लेट अस से इंटरपोलेशन, लीनियर इंटरपोलेशन, कंटूरिंग, एंड व्हाट आर द नंबर ऑफ एक्सिस। ये गेट में भी क्वेश्चन था ना इसका 2-3 साल पहले। तो ये सब आपका इसमें ऑटोमेशन में पढ़ना पड़ेगा, स्पेशली डिटेल्स अबाउट हाउ टू डू प्रोग्रामिंग। ये आना चाहिए आपको, सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा। और इसके लिए जो बुक है, one book is written by my teacher, Principles of NC Machine. There are 3 authors, Kundra, Rao and Tiwari. Professor N.K. Tiwari, actually he was my teacher in IIT Delhi. So ये बेस्ट बुक है, टाटा मैग्रो हिल का एडिशन का है। तो देखो एक्चुअली जनरली मैंने देखा है कुछ लोग बड़ी बड़ी बुक फॉलो करवाते हैं, आपको जरूरत नहीं है। आपको जरूरत क्या, कम पढ़े, सिलेबस कवर हो और सवाल बन जाए, पर समझना है, ठीक है ना।
बिना समझ के आप कुछ करेंगे तो समझ रहे हैं आप ना, वो सवाल बना नहीं पाएंगे, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। तो देखो ये है, और क्या टॉपिक देखा, क्या हो गया, कटिंग हो गई, मशीन टूल हो गया, मेटल फॉर्मिंग हो गया, मेट्रोलॉजी हो गया, ऑटोमेशन हो गया, कास्टिंग वेल्डिंग हो गया। तो अगर आप गौर से देखेंगे, हम पढ़ाते टाइम तकरीबन 140 टू 150 आवर्स लगता है, और उसके अपना खुद समझो आप और प्रोडक्शन तैयार करो। एक बात ध्यान रखना है इसमें कि फंडामेंटल बना के चलना है। अगर फंडामेंटल नहीं बनाए तो प्रोडक्शन हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो ये मैंने लेक्चर आपको दिया आपको कि आप प्रोडक्शन को कैसे हैंडल करोगे फॉर गेट और आईएएस, ठीक है ना। और मेरा दूसरा लेक्चर भी सुनाएगा, उसमें हम सिविल सर्विस की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।